दोस्तों, लगभग 10 रोज पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में यशवंत वर्मा के घर एक दुर्घटना के दौरान भारी कैश मिला और जस्टिस का कहना हुआ कि कैश उनका नहीं है। हालांकि इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या देश में जजों का आचरण पक्का करने और फिर उन पर कार्रवाई के लिए कोई नियम कायदा है कि नहीं। फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की जांच चल रही है, लेकिन इससे पहले भी जजों को लेकर कई बार भूचाल आ चुका है। यहां तक की बात करें महाभियोग की, इम्पीचमेंट की, तो ये भी मामला पहुंच गया है इम्पीचमेंट तक की भी। देश में न्यायपालिका की जो आजादी है उसको बनाए रखने के लिए जजों की आचरण और संभावित करप्शन से निपटने के लिए कई नियम और प्रक्रिया बनाए गए। लेकिन ये कितनी असरदार है और क्या जजों की संपत्ति के सही तरीके से निगरानी हो पाती है क्या? सवाल तो ये भी मन में उठ रहा होगा आपके। जजों के जो नैतिक आचरण है उसको देखभाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 1957 में जजों के आचरण की आचार संहिता जारी की, जिसे रेस्टेडमेंट रेस्टेट रेस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ कहा जाता है। और यह कोई कानून नहीं है जिसका पालन करना ही हो, बल्कि सभी जज अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से इसे मानते हैं। और इसके तहत जज किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते और वे अपने परिवार या दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अगर आपको अभी तक जानकारी नहीं थी तो ये याद कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(6) में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 219 में हाई कोर्ट के जजों को संविधान के रक्षा और न्याय की शपथ लेनी होती है। तो फिर क्या जजों की संपत्ति की जांच हो सकती है क्या? सवाल तो आपके मन में ये भी उठ रहा होगा। साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, के जी बालकृष्णन, ने जजों की संपत्ति को सार्वजनिक करने के प्रस्ताव का विरोध किया था, पब्लिक करने। बाद में जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा अपनी मर्जी से करने का फैसला लिया और किया भी, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है, इन जजों के संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट की वेबसाइट पर होता है, लेकिन इसकी कोई बाध्यता नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई जज रिश्वत लेता हुआ या फिर करप्शन में लिप्त पाया जाए तो फिर सीबीआई या फिर दूसरी एजेंसियां जांच कर सकती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ जांच के लिए सेंटर से इजाजत लेनी होती है, केंद्र से। अब जिससे कार्रवाई लंबी या फिर मुश्किल हो सकती है। अब कब जजों को हटा सकते हैं? अगर जज को हटाना पड़ा तो भारत में जजों को और उनके पद से हटाने का अकेला तरीका है महाभियोग, इम्पीचमेंट। हाईकोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग लाना मुमकिन है। हटाने की जो प्रोसेस है उसको इतना कड़ा बनाया भी इसलिए गया ताकि जज दबावों से दूर रहते हुए निश्चिंत होकर काम कर सके। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 के तहत इसमें जिक्र है कि जजों के पद से हटाने के जो प्रोसेस हैं वो तय किए गए हैं इसमें। वैसे यह काफी मुश्किल प्रक्रिया तो है, लेकिन अगर जज पर गलत व्यवहार या फिर क्षमता की कमी जैसे आरोप लगें तो फिर ऐसे कदम उठाया जा सकता है, इम्पीचमेंट। अब किसे कहा जाता है गलत व्यवहार? सवाल तो ये भी है, गलत व्यवहार क्या है आखिर? इसकी कोई सीधी परिभाषा नहीं है कि गलत व्यवहार क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजों के लिए जो आचरण और नैतिकता से जुड़ी हुई गाइडलाइन जारी की है, जिसे जुडिशियल एथिक्स कहते हैं, वो काफी अंदाजा इससे हो जाता है। इसके अलावा संबंधित जज अगर रिश्वतखोरी जैसे आरोपों से घिरा हो या फिर उसको कैरेक्टर भ्रष्ट दिखे, उसका कैरेक्टर, तो ये बातें भी इसी श्रेणी में आती है, आचरण में। हाईकोर्ट जज अगर किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाए जिसमें उसके फैसला लेने की क्षमता पर असर हो या फिर वे कानून की उतनी समझ न रखते हो, तो भी ये प्रस्ताव इसमें लाया जा सकता है।
अब सवाल ये कि क्या है ये पूरी प्रोसेस, क्या है इम्पीचमेंट, क्या है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा। इस पर लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का सपोर्ट मिलना चाहिए। 50 सांसद अगर बोल दे कि सही है तो फिर मुहर लग जाएगी। प्रस्ताव पेश होने के बाद 3 सदस्यीय समिति बनती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी होते हैं, और अगर समिति आरोपों को सही पाए तो फिर प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पेश होता है, और दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा प्रस्ताव का 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। साबित होने पर एक्शन क्या लिया जाएगा इम्पीचमेंट में, महाभियोग में, ये राष्ट्रपति संबंधित जज को पद से हटाने का आदेश जारी करेंगे, और यह एक संवैधानिक कार्रवाई है। इसके बाद जज सरकारी सेवाएं नहीं ले सकते, सरकार की तरफ से जो भी सेवा है नहीं मिलेगी। अगर इम्पीचमेंट में, महाभियोग में कोई आपराधिक मामला भी शामिल है तो फिर सामान्य ढंग से जांच चलती है। और अब तक अगर बात करें कि कब कब आया महाभियोग प्रस्ताव इम्पीचमेंट, तो 90 के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जज के रामास्वामी के खिलाफ में भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाभियोग लाया गया था, इम्पीचमेंट लाया गया था, लेकिन यह लोकसभा में पास ही नहीं हो सका। तो जब एक ही सदन में पास नहीं हुआ तो दूसरी की बात ही नहीं। कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ भी पैसों को लेकर यह प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया कि पेश हो इससे पहले। साल 2018 में विपक्षी दलों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर भी महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहा, लेकिन तत्कालीन राज्यसभा के जो सभापति हैं उन्होंने उसे खारिज कर दिया। अब किन जगहों पर न्यायिक सिस्टम सबसे बेहतर है इसे समझना भी तो जरूरी होता है। वैसे तो लगभग सारे ही देश तय करते हैं कि उनके पास की जो न्यायपालिका है किसी भी प्रेशर से इतर अपना काम कर सके, लेकिन नार्डिक देश जो है इसमें सबसे आगे है। नार्डिक नाम याद रखिएगा। वहां पर आम नागरिक किसी भी ताकतवर नेता या बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ कोर्ट जा सकता है, अदालत जा सकता है, और जीत भी सकता है अगर वो सही हुआ तो। यहाँ पर जजों पर ना तो सत्ता का दबाव होता, न रिश्वत की होड़। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड की जो न्यायपालिका है को अक्सर सबसे ईमानदार माना जाता है। ज्यादातर देशों में अक्सर सरकारों पर जजों की जो नियुक्ति या फिर ट्रांसफर को प्रभावित करने के आरोप लगते हैं, लेकिन नार्डिक एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में सब पूरी तरह मेरिट बेस्ड होता है। कोई भी सरकारी नेता या मंत्री जजों की नियुक्ति में दखल नहीं दे सकता। जहां जुडिशियल अपॉइंटमेंट बोर्ड होता है जिसका काम यही देखना होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, जज अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति के बारे में बताएं तो ठीक है, वरना कोई जांच नहीं होगी कि उनके पास संपत्ति कितनी है, कहां से आई। वैसे इन देशों में हर साल जजों को अपनी संपत्ति पब्लिक करनी होती है, और इसके बाद भी अगर कोई जज संदेहास्पद तरीके से अमीर दिखे, शक की वजह से अमीर हो, तो तुरंत जांच होने लगती है, और इसके लिए सेंटर से इजाजत लेने का इंतजार नहीं करना पड़ता है जैसे भारत में हो रहा है। और यही वजह है कि 90% से ज्यादा नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन के जो नागरिक हैं अपनी न्यायपालिका को भरोसेमंद मानते हैं। इन कंपैरिजन बाकी के जो जितने भी डेवलप्ड देश हैं, वो चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, भारत हो, कनाडा हो, चीन हो, जापान हो, ये जो हमने देश नाम बताए हैं, जो पहले हमने आपको बताया था नार्डिक और नॉर्वे, इन सारे देश में जो बेस्ट है उसकी वजह से थी। बाकी आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।